आप लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे, रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे। हम लोग का अभी जो टारगेट था, पहले ये जानना था कि ओम ने रेजिस्टेंस लिखा था कि कोई प्रॉपर्टी है जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा करंट फ्लो करने से। अब ये नहीं पता था कि वो रेजिस्टेंस है तो किस पे डिपेंड करेगा, ये ओम को नहीं पता था। तो उसको हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी एक बनाया और वहाँ पे आपको ये बताया कि जो रेजिस्टेंस है वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है और ये दो बातों पे डिपेंड करेगा। एक डिपेंड करेगा मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी जिसको आप बोलोगे रेजिस्टिविटी, और दूसरा जिससे वो बना है उसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी जिसमें एल लेंथ है और कैपिटल ए एरिया है। कौन सा एरिया है? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पे कैपिटल ए क्रॉस सेक्शन एरिया है। आपको पिछले क्लास पे मैंने कुछ क्वेश्चंस कराया था, इलेक्ट्रिक लाइन पैटर्न क्या होगा, और वो इलेक्ट्रिक लाइन पैटर्न की बात क्यों डिस्कस किया गया था। एल ए लेंथ ऑफ वायर। आप लोग ओम्स लॉ जब पढ़ते हो तो ओम का जो लॉ है, ओम्स लॉ है, वो मैंने दो बात बोला था। एक तो लिखा था E बराबर रो इंटू जे, है ना, और एक लिखा था V बराबर IR। तो इधर वाले से मैंने काफ़ी न्यूमेरिकल कराया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइंस डिपेंड्स ऑन इट्स रजिस्टिविटी। जितना ज़्यादा रजिस्टिविटी होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइन होगी। बच्चों, रजिस्टिविटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, थर्मल स्पीड, ये सारा रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा है, आपकी कॉपी में है। आज ज़रूरत पड़ेगा कहीं पे तो उसे यूज़ करेंगे। आइए अब हम लोग अपना अगला पॉइंट शुरू कर दें। ये ओम के दो लॉ हैं, ये कि माइक्रोस्कोपिक और ये माइक्रोस्कोपिक। पहले R बराबर रो L बाई ए पे पहले एक क्वेश्चन करेंगे, इसी पे एग्जाम्पल नंबर 1। देखो, ये कोई कंडक्टर है बच्चों, ये कोई एक कंडक्टर है और मैंने यहाँ पे बैटरी लगाया, ये बैटरी लगाया है ये वाला, और इसको मैंने अर्थिंग किया है, अर्थ है। इधर इस किनारे पे एमीटर रीडिंग है, एमीटर है, करंट आपसे पूछूंगा, और इधर भी मैंने अर्थ किया है। ये x बराबर 0 और x बराबर L, इसका रेडियस है, रेडियस R है। इस कंडक्टर का रेडियस क्या है? R है, रेडियस ऑफ वायर। रेडियस के बजाय क्रॉस सेक्शन एरिया भी लिख सकते हैं आप। चलो, मैंने रेडियस ऑफ वायर लिखा है। आगे लिखा हुआ है कि इफ़ कंडक्टिविटी वेरी विथ x, कंडक्टिविटी बदल रहा है x के साथ। कंडक्टिविटी वेरी विद x एज सिग्मा इक्वल टू, ये कंडक्टिविटी है, बाई रूट x। देन फाइंड एमीटर रीडिंग। तो इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी? देन फाइंड एमीटर रीडिंग, कितनी करंट फ्लो करेगी। करंट की वैल्यू पूछा है, तो कंडक्टिविटी वायर का वेरिएशन है, वेराई विथ x एज सिग्मा नॉट अपॉन रूट x। देन व्हाट विल बी एमीटर रीडिंग। बच्चों, करंट कितनी फ्लो करेगी, ये सवाल है।
अब इसको मैं कैलकुलेशन कैसे करूँगा आपको दिखाता हूँ। अब चलो देखो क्या करना है। कभी जैसे मैंने लिखा कंडक्टिविटी बदलेगा, ऐसे पेपर में आ सकता है कि रजिस्टिविटी बदलेगा, वहाँ पे रो की जगह इंफॉर्मेशन देगा, कुछ भी दे सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है। अभी जो दिया ना उसके अकॉर्डिंग सोचो आप। अगर ये वेरिएबल है तो आपको क्या करना पड़ेगा, विदाउट इंटीग्रेशन तो आंसर नहीं आएगा। अब बच्चों मैं सलूशन यहाँ लिखना शुरू कर दिया। अब आप एग्ज़ाम में हैं तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये वेरिएबल है तो आपको इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। अब इंटीग्रेट करने के लिए अपने क्वेश्चन में एक छोटा सा स्ट्रिप ले लो। ये मैंने येलो कलर से जो स्ट्रिप दिखाया है ये मैंने ले लिया और यहाँ से x डिस्टेंस पे, और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, dx है। बच्चों ये dx है, ये स्ट्रिप dx है, ये मैंने लिया है। और उसका रेजिस्टेंस जो लिखा जाएगा dr, r बराबर फार्मूला क्या है, r बराबर फार्मूला पढ़ो। हाँ आपने पढ़ा, मैं सुन नहीं पाया, एक बार और पढ़ो। r बराबर रो L अपान A। हाँ ये तो ठीक है, पर आपको यहाँ पे रजिस्टिविटी तो दिया नहीं है, इसलिए जब फार्मूला पढ़ रहे थे तो मैं ये सोच रहा था कि आप कंडक्टिविटी के टर्म में पढ़ोगे, तो कंडक्टिविटी में पढ़ोगे तो ऐसे लिखना था, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो। चलो तो वी यूज़ दिस वन बिकॉज इन योर क्वेश्चन कंडक्टिविटी इज़ गिवन हियर। तो अब आप dr लिखोगे तो dr बराबर होगा L, जहाँ पे L है वहाँ पे आप लिखोगे dx, और कंडक्टिविटी की जगह ये लिखोगे √x। और एरिया, अगर एरिया लिखा होता तो A लिख देते। सिलेंडर है, रेडियस R है तो हम सिलेंडर ही समझेंगे। वायर तो देखा ही है ना कैसा होता है, नहीं देखा क्या, सिलेंड्रिकल होता है कि नहीं। तो वायर का मतलब लोग वही समझते हैं। रेक्टेंगुलर वायर देखा है, बिजली का तार, हाँ क्यूबिकल टाइप का तो देखा नहीं है, तो कुछ नहीं लिखा है तो हम सिलेंड्रिकल ही लेते हैं, और या तो जो दे देगा वो ले लेंगे। तो अभी रेडियस है तो हमने πr² ले लिए, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये बात हो गई। अब बच्चों आपको r की वैल्यू निकालनी है, r का मान, इंटीग्रेशन। r बराबर आप लिखोगे कंडक्टिविटी, r बराबर आप लिखोगे √x dx इंटीग्रल, और डिनोमिनेटर में जो भी है वो कांस्टेंट होगा। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करोगे, 0 से L तक, सही है। और √x को इंटीग्रेट कर दो, x पावर हाफ है, तो r का मान आएगा x पावर 3/2, 0 से L, और ये बाई 3/2 तो 2/3, और डिनोमिनेटर में ही नीचे ही ये भी लिखे रहो πr²। अब आप रेजिस्टेंस अगर पूछा जाए तो 2L पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 πr²। बच्चों ये आपको रेजिस्टेंस मिल गया, ये वायर का रेजिस्टेंस है, समझ आया। अगर क्वेश्चन में पूछता कि वायर का रेजिस्टेंस तो ये लिखेंगे आप, पर आपसे रेजिस्टेंस तो पूछा ही नहीं है। आपसे क्या पूछा है, एमीटर करंट। तो बताओ एमीटर करंट कैसे लगाओगे, यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। मैं तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ, बट हियर वी है, यहाँ पे देखो वी लिख लेना। बच्चों आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के तब लिखना है। अब देखो अगर ना लगा पाएँ तो यहाँ पे देखें क्या लिखा है पहले, क्यों नहीं लगा पाएंगे, लगाना आप ही को है। देखो यहाँ पे ये बैटरी है, ये अर्थिंग है ना, और अब तो आपको रेजिस्टेंस R मिल गया तो चलो R लिख लो, और यहाँ पे एमीटर
यहाँ एमीटर है और अगेन अर्थ। तो मैं सोच रहा था कि आप लोग हमें लिखवाएंगे ओम्स लॉ, सॉरी किरचॉफ लॉ, यहाँ शुरू करके उधर जाना है। बोलो, शुरू करोगे 0। ये टारगेट यहाँ ये नहीं है कि आपको आंसर जल्दी से निकालना है, यहाँ पे टारगेट ये है कि कॉन्सेप्ट सही से यूज़ करना है। आंसर तो आ रहा है I/B/R, कोई बच्चा भी बता देगा। हाँ, कई लोग बोलते हैं कि जितनी चीज़ें हैं उसे में फिट कर दो, कुछ फार्मूला तो आ ही जाएगा। तो पर हम कैसे यूज़ करेंगे? यहाँ पे 0 है, आगे आप यहाँ पे प्लस लिखोगे ना, प्लस भी लिखोगे, और करंट इसी डायरेक्शन में जा रही है, आप भी उधर ही जा रहे हो, तो -IR लिखोगे, और बराबर 0 हो गया, तो V बराबर IR लिखा गया। अब I मैंने पूछा था तो I = V/R हो गया। R का मान हमें अवेलेबल है, डिवाइड कर दोगे अपना आ जाएगा बच्चों। आंसर लिखना हो तो लिख लो। तो 3 कंडक्टिविटी πr²V/2 L⁻3/2, ये आपको मिल गया करंट की वैल्यू। दिस इज़ द करंट, ये करंट आ गया। अब आपको एक प्रॉब्लम और करना है, क्वेश्चन नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2। सब लोग रेडी हो गए? तो फिर सवाल को देख लो आप। देखो यहाँ पे ये जो सिलेंडर है ना बच्चों, ये हालो है, ये हालो सिलेंडर है। कम दिख रहा हो तो ज़्यादा देखें, ये है, ये हालो सिलेंडर है। यहाँ से ये इसका रेडियस, ये अंदर का रेडियस है, इनर रेडियस, और ये वाला आउटर रेडियस है। इंटरनल अंदर वाला स्मॉल ए है, और ये बाहर वाला जो रेडियस है वो बी है, ये बी है, ये रेडियस बी है। इसका रजिस्टिविटी रो है। वायर का लेंथ एल है, ये लेंथ एल है। इसमें करंट फ्लो कर रही है, करंट ये फ्लो कर रही है। करंट इसमें ये इंटर कर रही है, ऐसे ऐसे करंट इंटर कर रही है इस सेक्शन पे, और फिर ये ऐसे निकल के जा रही होगी। तो करंट खाली जगह में नहीं जा रही होगी, करंट कहाँ जाएगी? जो मटेरियल है उसमें करंट इंटर कर रही है।
जो मटेरियल है अंदर तो खाली है। ये करंट इस मेटल के अंदर इंटर कर रही है और इसके बाद यहाँ से बाहर निकल के जा रही है। आई करंट दिखाया जा रहा, करंट दिखाया जा रहा। करंट के वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए करंट है। ओके, अब आपसे पूछा है कि इसका जो रेजिस्टेंस है R1 क्या होगा। R1 एक फिगर और बनाऊंगा इसलिए R1 लिखा है। एक बार और देखें आप, वही सिलेंडर है, सेम सिलेंडर है, वही सिलेंडर है, उतना ही लेंथ है। मैंने इसको ऐसे कर दी, और ये हालो है, ये हालो है यहाँ पे, ये ऐसे बना दिया। इसका ये रेडियस बच्चों स्मॉल ए है और ये वाला रेडियस स्मॉल बी है, ये स्मॉल बी है। रजिस्टिविटी रो है, वायर का लेंथ एल है। तो बताओ ये दोनों सिलेंडर अलग अलग है कि एक ही है? पहले ये बताओ, सिलेंडर में कोई डिफरेंस है? तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा कि इसका? रेजिस्टेंस पूछा है किसका ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे ये करंट देखो ऐसे आ रही है, अब आपको अंदर नहीं दिखेगा लेकिन आप सोच लो कि अपने दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। करंट आपको अंदर नहीं दिखेगा पर वो करंट आप समझ लो कि ऐसे आ रही है, ऐसे अंदर से आ रही है। और करंट फिर किधर जा रही है? इधर जा रही है, ऐसे समझ लो आप, ऐसे इधर से इधर जा रही होगी। आजकल सॉकेट ऐसे ही आने लगे हैं, ऐसे सिलेंडर होता है और ये सिलेंडर में करंट है और ये ले जाके ऐसे लगा दो, तो ये वाली करंट इसके सरफेस में चली गई, इसके इस सरफेस से जा रही तो इसके ऊपर दूसरा लगा दो। तो ये करंट कैसे जा रही है? करंट कैसे जा रही है? लेंथ वाइज जा रही है कि थिकनेस में जा रही है? और वो वाली और ये वाली अंतर क्या है? ज्योमेट्री तो वही है लेकिन किसका अंतर है? डायरेक्शन किसके? करंट का। तो करंट इसमें ऐसे अंदर आ रही है और इसके बाद ऐसे बाहर जा रही है, मतलब इसके अंदर करंट आके और सरफेस से बाहर निकल रही है और इसमें करंट ऐसे सीधे रास्ता पकड़ के जा रही है। तो देयर आर टू डिफरेंट सिचुएशन। उसमें करंट का डायरेक्शन अलग है, इसमें करंट का डायरेक्शन अलग है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन शेप साइज ओके, बट आल्सो डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। शेप और साइज पे तो डिपेंड करेगा लेकिन इस पे भी डिपेंड करेगा कि करंट किधर फ्लो कर रही है, उसके हिसाब से शेप और साइज डिसाइड होगा। तो किसके हिसाब से शेप और साइज डिसाइड होगा? करंट के हिसाब से। अब इसमें करंट ऐसे जा रही है, इसमें करंट ऐसे बना दो, आई हुई, लो आई लिख दिया, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है R2। तो बच्चों सवाल में आया कि R2 का मान क्या होगा और वहाँ पे आया R1 का मान क्या होगा। तो R1 और R2 दोनों निकालना है। देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि करंट कैसे फ्लो कर रही है, उससे रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस बदल जाएगा। जैसे मान लो कि कोई दो लोग काम करने वाले हैं, दोनों लोग काम कर रहे थे, एक लोग आए
और ऐसा कोई बात बोले जिससे कि एक के ऊपर कमेंट लग गया, और जिसको लगा कि मेरे कमेंट बोल रहे हैं, वो क्या करेगा, अपना काम धाम जो कर रहा था पटक सटक के भागेगा, बोलेगा लो मेरे को नहीं करना है। तो रेजिस्टेंस बढ़ा दिए कि नहीं। अब दूसरे लोग आए और वो जान रहे थे कि बैठा है किसी बात पे नाराज़ है, वो इतना ऐसी बात बोले कि उसका नाराज़गी दूर हो गया, फिर काम करने लगा। इसका मतलब ये करंट के डायरेक्शन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। हमने क्या बोला है, मैंने क्या कहा है, मैंने कैसे एक्टिविटीज़ की है, उसके अकॉर्डिंग आदमी का रेजिस्टेंस बदल जाता है। कोई आदमी किसी के लिए कठोर है तो किसी दूसरे के लिए बड़ा दयावान है, तो ये समझ नहीं आता कि कठोर है कि ये दयावान है। हाँ, समझ नहीं आता ना, वो कैसा है, वो कठोर है, क्रूएल है, कि वो क्रूएल इंसान है कि वो उसके अंदर बहुत दया है, ये समझ नहीं आता। क्योंकि किसी के लिए क्रूएल है तो किसी के लिए उसके अंदर दया भी है। इसका मतलब वो कुछ नहीं है, डिपेंड करता है कि किसके साथ है, वो कैसा है। तो आपका व्यवहार अच्छा है तो सामने वाला गड़बड़ी आपसे कभी कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए कभी दूसरे को सुधारने के बजाय अपने पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम अच्छे होंगे तो दूसरा मेरे साथ कभी गड़बड़ी नहीं कर सकता। यही चैप्टर का लेसन है कि अगर करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा तो रेजिस्टेंस आ जाएगा, वही वायर वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस आएगा और वही वायर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लाएगा, क्योंकि डिपेंड कर रही कि आने वाली करंट कैसी है। समझ आया? तो बच्चों ये बात हुआ, समझ आता ना मैं क्या बताता हूँ। मैं देखो फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते असली फिजिक्स पढ़ाने लगता हूँ, हाँ, कि जिसकी ज़रूरत है दुनिया में वो पढ़ाने लगता हूँ। अब देखो इसका आंसर निकालता हूँ, पहले R1 निकालता हूँ, R1 का मान, फिर R2 निकालूंगा। R1 बराबर रो, ठीक है। L क्या है? लेंथ अप टू विच करंट फ्लो। L क्या है? लेंथ ऑफ वायर नहीं, लेंथ अप टू विच करंट फ्लो। और A क्या है? एरिया थ्रू विच करंट पासेस। क्या बोला? एरिया थ्रू विच करंट पासेस। तो बताइए जिस एरिया से करंट पास कर रही है वो एरिया लास्ट तक है या बदल जा रही है? वही है, एरिया चेंज हुआ, इसका मतलब वेरिएबल ये नहीं है, ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो लेंथ अप टू विच करंट फ्लो, एरिया थ्रू विच करंट पासेस। तो बच्चों कितने क्रॉस सेक्शन से करंट पास कर रही है? तो पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये रेजिस्टेंस आ गया। क्यों बच्चों लोग? यही तो आएगा। जितने लोहा जो इतना मेटल है पीला वाला, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए, तो पूरा पाई बी स्क्वायर में पाई ए स्क्वायर माइनस हो गया। ये क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया, ये R1 आ गया। अब R1 तो हो गया, अब ज़रा R2 देखें आप, इसमें क्या प्रॉब्लम है बताओ। जब ये करंट इंटर किया तो किस एरिया पे इंटर किया? ये देखो मेरा हाथ देखो, ये और ये करंट यहाँ पे है, और ये अंदर वाला जो सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया है 2 पाई RL, सिलेंडर का कर्व सरफेस क्या है? 2 पाई RL। तो ये जो अंदर वाला एरिया है ये वाला, तो उसमें करंट जा रही है, उस एरिया पे टकरा रही है ऐसे, तो कितने एरिया पे फैल जा रही है? 2 पाई AL। और जब निकल रही है तो कितने एरिया से? 2 पाई BL। तो बताओ एरिया कांस्टेंट है कि वेरिएबल? और जैसे ही वेरिएबल जाने वैसे ही आप अपना फेवरेट टॉपिक समझ गए, बिना इंटीग्रेशन के आने होने वाला नहीं है। अब आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब बच्चों इसे मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब देखो इंटीग्रेट करने की तैयारी कर रहे हैं। अब इंटीग्रेशन के लिए मैं सोच रहा हूँ, अब आप देख लो तब लिख लेना, थोड़ी देर के बाद लिख लेना। अब मेरे को इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए छोटा सा स्ट्रिप लेना है। ये स्ट्रिप ले लिया, ये पूरा ऊपर से नीचे तक स्ट्रिप बनाएंगे। अब हमें जितना दिख रहा है समझ लो उतना ही है। ये स्ट्रिप ले लिया, पहले सुन लो तब लिखो, हड़बड़ाओ नहीं।
एकदम कोई भी चीज़ समझते समय एकदम रिलैक्स होके सीखना चाहिए, एकदम आसानी से समझना चाहिए। और ये जानते रहो कि बहुत आसान होता है फिज़िक्स, दुनिया में इससे आसान सब्जेक्ट नहीं है। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल है तो उसको नियम है एक्स एक्स मान लेते हैं, तो ये एक्स है। तो ये वाला जो विड्थ है ना वो कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। बच्चों ये विड्थ हो गया डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स लिख देता हूँ, ये डी एक्स है और ये एक्स दूरी है। देखो इसमें मिल गया, इसको पीले पीले रंग से लिख दो ऐसे। अब आपको इसका रेजिस्टेंस बतानी है, जो पेंट किया है उसे देख के बताना है। बताओ रेजिस्टेंस माने डी आर, क्यों बच्चों, रो और लेंथ, वो लेंथ जिसमें करंट फ्लो करेगी। बताओ कितने लेंथ में करंट फ्लो किया, एल में फ्लो किया कि डी एक्स में। करंट इधर नीचे तो नहीं जा रही है ना, करंट तो आगे जा रही है। तो रो एल डी एक्स अपान एरिया, एरिया होता है 2 पाई आर एल। सिलेंडर का कर्व सरफेस क्या, 2 पाई आर एल, आर माने एक्स, एल माने एल। अब आप यहाँ पे लिखोगे आर बराबर रो अपान 2 पाई एल और डी एक्स अपान एक्स, लिमिट रन फ्राम ए टू बी। तो आर का मान आया रो अपान 2 पाई एल डी एक्स अपान एक्स एल एन बी बाई ए, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। ये आर का मान भी आ गया। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे समझ आया। अगर कोई वेरिएबल है तो छोटा सा स्टेप लेके इंटीग्रेट कर देना, और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं बदल रहा है, कांस्टेंट है, तो आप फार्मूले में डायरेक्ट लिख देना कितनी लेंथ तक करंट फ्लो किया और कितने एरिया से पास किया, आर रो एल बाई ए हो गया। तो बच्चों ये सवाल मैंने कंप्लीट कर दिया। आप ये बताओ समझ में आया है कि नहीं आया है, नहीं आया, आ गया, ठीक। चलो तब आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाते चलें, काम ज़्यादा है बच्चों, काम बहुत है। हो गया। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं। देखो सुनो, ये ट्रंकेटेड कोन है, ये ट्रंकेटेड कोन है। इधर ये वाला रेडियस है स्मॉल ए और ये वाला रेडियस है स्मॉल बी, और ये रजिस्टिविटी रो है। इसमें करंट आई फ्लो कर रही है। करंट की वैल्यू ना दे तो भी करंट का डायरेक्शन दे दे, बिकॉज रेजिस्टेंस नॉट डिपेंड्स ऑन current and voltage, it depends on shape, size and medium। सुने क्या बोला, रेजिस्टेंस करंट की वैल्यू और वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता, वो शेप, साइज और मीडियम पे डिपेंड करेगा। इसलिए करंट की वैल्यू दिया जाए ना दिया जाए डजेंट मैटर, करंट का डायरेक्शन दे दे बस। अब आपको ये बोला है कि इसकी रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस
R बराबर क्या होता है, रो L अपान एरिया। और यहाँ पे एरिया कुछ सिलेंडर टाइप का है ना, है कि नहीं, सिलेंडर टाइप का, क्रॉस सेक्शन मतलब डिस्क टाइप का। अब डिस्क टाइप का आपका यहाँ भी है डिस्क, यहाँ भी है डिस्क। आपको मैंने कूलम्ब्स लॉ में डिस्कस किया था और भी कई जगह आया होगा कि अगर कोई भी चीज़ कंटिन्यूअस बदले तो वहाँ पे हम कौन सा मीन लेते हैं, ज्योमेट्रिकल मीन। याद आया? अब यहाँ पे रेडियस हमें कौन सा लेना है, ए लेना है कि बी लेना है? तो यहाँ पे बच्चों ना तो ए लेना है ना तो बी लेना है। इस जगह मैंने आपको पढ़ाया है कूलम्ब्स लॉ पढ़ाते समय, ऐसे जब भी सिचुएशन आए तो आपको आर की जगह ना तो ए ना तो बी क्या लेना है, इट्स ज्योमेट्रिकल मीन अंडरवुड ए बी। थर्मल कंडक्शन में पढ़ाया था। अब यहाँ पे आप आर की जगह अंडरवुड ए बी लिखोगे तो रो एल अपान पाई ए बी, ये इसका आंसर हो गया। आपके एग्ज़ाम में ये कम से कम 2 दर्जन बार पूछा है यही फार्मूला। बच्चों को सब याद रहता है, फट से लिख देते हैं। अब ये रो एल अपान पाई ए बी हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। अभी आप लोग रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे, रेजिस्टेंस को डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं। अब हम कुछ पॉइंट्स और स्टडी करेंगे। पहले नंबर पे इसका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा आइडिया हो जाए, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, और तब टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या है ये सब पढ़ें। तो बच्चों यहाँ से आगे चलने को तैयार हैं आप? चलो थोड़ा सा और एक बात कर लेते हैं तब शुरू करें आगे। अब देखो आपको लिखना है कार्बन रेजिस्टेंस। क्या लिखना है? कार्बन रेजिस्टेंस। आप लोगों को एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेता है। अभी कोरोना के टाइम में हटा दिया था, शॉर्ट सिलेबस कर दिया था। अब कोरोना ख़त्म हो गया फिर आ गया होगा। चलिए अब जो मैं बात बता रहा हूँ इससे आगे बढ़ते हुए बच्चों, ये कार्बन रेजिस्टेंस ये लैब मैनुअल में है। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो टीचर आपको कोई एक वायर देते हैं कि बताओ इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो उस रेजिस्टेंस को जानने के लिए आप लोग को याद होगा कलर कोड, कलर से रेजिस्टेंस की वैल्यू याद आ रहा है? तो वही कलर कोड लिखेंगे और रेजिस्टेंस आपको बताना रहेगा। तो उसी को लिखा है कार्बन रेजिस्टेंस। पहले तो कलर कोड, यहाँ है कलर और यहाँ है उसका कोड, कलर कोड। ये जब एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और रेजिस्टेंस हमें लगाना है तो रेजिस्टेंस को मेजर अगर ना कर पाएँ तो जो रखे रहते हैं उसमें आप पढ़ के वैल्यू निकाल के लगा सकते हैं। तो एक तरीका हमें आना चाहिए, सबको आना चाहिए। आप लोग साइंस स्टूडेंट हैं तो ये ज़रूर आना चाहिए। कलर कोड। कलर में बच्चों सबसे ख़राब कलर होता है ब्लैक, ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर आ गया। ब्लैक से थोड़ा ठीक होता है ब्राउन, ब्राउन ठीक होता है। ब्राउन से थोड़ा और ठीक होता है रेड। अब इसके आगे आप बताओ। हाँ, ऑरेंज। रेड से अच्छा होता है ऑरेंज। इससे थोड़ा और अच्छा होता है येलो, येलो लिख दिया। अब इसके बाद बच्चों इससे थोड़ा और अच्छा होता है ग्रीन। ग्रीन। अब ग्रीन से अच्छा है ब्लू। हाँ, ब्लू होता है, ब्लू हो गया। ब्लू से भी अच्छा वायलेट, वायलेट से अच्छा ग्रे, ग्रे होता है।
और ग्रे के बाद सबसे अच्छा वाइट। देखो नेता लोग वाइट तो ये वाइट आ गया। तो बोलते हैं ना ब्लैक एंड वाइट, तो बोलते हैं इनका जीवन ब्लैक एंड वाइट है तो ब्लैक से लेके वाइट तक सब है। तो ब्लैक एंड वाइट अगर कह दे समझ लो पूरा देश की चीज़ें आ गई, हर तरह की समस्या उनके अंदर थी। तो बच्चों यहाँ पे ग्रे और इसके बाद क्या हुआ, वाइट हो गया, वाइट। ये देखो, ये मेरे को ध्यान होना चाहिए एग्ज़ाम में। और कलर के लिए आप 0 1 2 3 1 2 3 नंबर डालते जाना, 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 नंबर तक है, 0 से लेके 9 तक। ये देखो अब सब कोड आपको यहाँ से दिख रहा है। बच्चों इसमें इरर होता है, उस इरर को हम लोग कहते हैं टॉलरेंस। इरर जब भी कोई चीज़ को मेजर करोगे तो ज़रूरी नहीं ना कि एक्चुअल वैल्यू आ जाए, कुछ थोड़ा बहुत इरर रहता है, हम मानते हैं इरर। और उस इरर के लिए वैसे तो हर कलर का इरर होता है, लेकिन आप लोग छोटे बच्चे हैं, हर कलर का इरर होता है। इरर तो हम लोग हर कलर का निकालते हैं, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में जो है वो केवल 3 बातें हैं। बाज़ार में सामान लेने जाते हैं या बहुत कोई महंगा चीज़ है तो आदमी क्या कहता है कि ये सोना चांदी है कि चांदी सोना, चांदी सोना, सोना बोल रहे क्या सोना चांदी हो गया है। तो पहले सोना बोला जाता है और बाद में चांदी बोला जाता है। तो पहले आता है गोल्ड और तब आता है सिल्वर, और अगर नहीं तो कुछ नहीं है तो नन। मान लो कुछ नहीं है तो अगर गोल्ड है तो टॉलरेंस होता है ±5%, और सिल्वर है तो टॉलरेंस होता है ±10%, और अगर कुछ नहीं है तो मैक्सिमम टॉलरेंस कहाँ तक ले जाते हैं, 20%। ये इरर का कलर है, या तो गोल्ड होगा, या तो